Bismillahirrahmanirrahim. Today, guys, we are going to talk about the rape of the lock Cancer 5. आज हम रिमेनिंग लाइंस को पढ़ेंगे. पार्ट 1 हमने क्लियर कर रखा है, पार्ट 2 है ये और इसके बाद ये एक कंप्लीट कैंटो में जो है वो कोशिश करूँगा आपके सामने इसको प्रेजेंट करूँ. सो टाइम वेस्ट ना करें. तो आई थिंक क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसका रहता था. सो लेट्स गेट स्टार्ट. So when the bolt hammer makes the god engage and heavily breathed with the human passion range. अब अगेन यहाँ पे हमारे पोइट जो हैं वो एपिक पैराडाइम को फॉलो कर रहे हैं. जब होमर की इलियड के अंदर जो गॉड्स की बैटल हुई थी उनको कंपेयर एक्चुअली उनका लिंक क्रिएट कर रहे हैं इस लड़ाई से जो बेलिंडा और बैरन के दरमियान हुई है. और कहते हैं कि जब ट्रोजन वॉर के अंदर जो गॉड्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए, मतलब ये सारी चीजें उसी से लिंक कर रही हैं. और कह रहे हैं कि हेवनली ब्रीस्ट विद द ह्यूमन पैशन रेंज, मतलब उनके अंदर जो ह्यूमन पैशन का रेंज था वो अगेन रिवाइज हुआ था, वो आ गया था. गेंस पेलास मर्स एंड लचोना हेमिस आर्म्स एंड ऑल द ओलंपियस रिंग्स विद द लाउड अलार्म्स. अब अगेन वो एपिक सिनेरियो को जो है वो रिवाइज कर रही हैं. अब गेंस्ट पेलास जो है इसको कहते हैं कि गॉड ऑफ वॉर. मार्स जो है वो मदर ऑफ अपोलो एंड डियाना को कहते हैं. और हर्मिस जो जहाँ पे है ये मैसेंजर का एक नेम है. और ओलंपिस तो खुद एक गॉड है. जो उसके अलार्म्स थे, जो उसके रिंग्स थे, वो जोर जोर से जो है वो बजना शुरू हो गए. जब भी जैसे कि गॉड आप एक दूसरे के आमने सामने हुए थे, जैसे कि बेलिंडा और बैरन एक दूसरे के सामने आकर अटैक करना शुरू हो गए थे, जिस तरह के बेलिंडा ने उसके ऊपर अटैक किया था. Jove's thunders roars, heaven trembles all around the blue Neptune storms the blowing deep resound. Resound mean गूंजना. और वहां पे जो जोव का थंडर था और रोर करना, जैसे चीता चलाता है ना, उस तरह जो है वो चलाना शुरू हो गया. और इसी की आवाज से जो हेवन है वो ट्रेम्बल करना शुरू हो गया. इवन के जो ब्लू नेपच्यून्स की जो स्टॉर्म्स हैं वो वहां पे वो इको करना शुरू हो गई. इतना मतलब कि थंडर जो था इतनी तेजी से वो दहाड़ रहा था. और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं, कहता है कि अर्थ शेक्स हर नोडिंग टावर्स. और अर्थ ने अपने नोडिंग टावर्स को भी हिलाना शुरू कर दिया, वो भी शेक होना शुरू हो गए. इतना मतलब कि उसका जो थंडर रोर कर रहा था इतना जबरदस्त रोर कर रहा था. एंड द ग्राउंड गिव्स वे एंड द पेल गोज स्टार्ट एट द फ्लैश ऑफ द डे. और जो पेल गोज थे इवन दो के वो फ्लैश डे के अंदर नजर आना शुरू हो गए थे, मतलब दिन की रोशनी के अंदर नजर आना शुरू हो गए. तब कि इस तरह जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई कि वहां सब कुछ चीज रियलाइजेशन होगी कि जो गोस्ट है, मतलब जो भूत प्रेत हैं, ठीक है, पेल गोस्ट हैं, वो भी सब आम आदमी को ग्राउंड के ऊपर जो है वो मतलब रियलाइजेशन थी उनकी. आम आदमी उसको देख सकता था. Then Prince Embriel on a scone's height clapped his gland wings and the stage out to view the flight. स्कॉन एक कैलेंडर होल्डर जिसको कह सकते हैं आप. और एम्ब्रियल के बारे में तो वो ऑलरेडी नो अबाउट दिस के ये एक ट्रबल मेकर है और जो ये देखता है कि हैम्पटन कोर्ट के अंदर फाइट हो रही है और उसको देख के वो खुश हो जाता है. मतलब कि एक विलन टाइप का यहाँ पे है एम्ब्रियल का रोल. बेसिकली ये खुद को विक्टर समझता है क्योंकि जो इसका गोल था वो हैम्पटन कोर्ट के अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था, इवन के पूरा हो चुका था. और ये खुद कैंडल होटल की हाइट के ऊपर बैठकर ये सारा नज़ारा देख रहा है. और फिर क्या करता है, जब ये चीज़ें देखता है तो बड़ी खुशी के साथ अपने विंग्स को क्लैप करता है एंड सेड द न्यू फाइट. और सारी फाइट को देख रहा होता है. Propped on their bodkin spears, the spirits survey the growing combat or assist the prey. और जो दूसरी भी स्पीयर्स होती हैं जो कि एम्ब्रियल के साथ होती हैं, वो अपनी बॉडगिन स्पीयर के साथ और इसके साथ टेक लगाकर वो जो फाइट हो रही है उसको ये देख भी रही होती हैं और असिस्ट द फ्रे, और इस आग को बढ़ाने में, इस लड़ाई को बढ़ाने में उसकी हेल्प करती हैं. While through the press engaged celestial flies and the scattered death around from both her eyes. Apio and the red swing perished in the throne. One side the metaphor and one is song. और एक ऐसा शख्स जो खुद को विटी समझता हो और इसी क्राउड के दरमियान में से जो थैलेस्ट्रस है, ठीक है, वो गुस्से से भरी आती है. एंड स्कैटर्ड डेथ्स अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज. और इस तरह गुस्से से आग बगोली आंखों से हर तरफ देखती है, मतलब अब गुस्से भरी आंखों से हर तरफ आग फैला देती है. अब एक फैशनेबल पर्सन एंड द विस्लिंग पेशेट, और एक ऐसा शख्स जो खुद को बड़ा अक्लमंद समझता है, विटी समझता है. दो शख्स यहाँ पे थैलेस्ट्रस की आंखों से निकलने वाली आग की वजह से मर जाते हैं, एक वो और एक वेस्लिंग पर्सन. और एक तो वो जो है वो डाइड इन मेटाफर, वो तो मेटाफर के अंदर ही मर जाता है. एंड वन इन सॉन्ग, और दूसरा सॉन्ग के अंदर मर जाता है.
अच्छा, अब ये मत समझिएगा कि रियलिटी में मर गए, ये सिर्फ एक मेटाफोरिकल बात कर रहा है कि उसकी आंखों की खूबसूरती को देखकर जो है, मतलब प्यारी आंखें होती हैं और इस तरह गुस्से से देखती है जैसे आग बगोल रही होती है, तो उसकी प्यारी आंखों को देखकर इनकी तो जान ही निकल जाती है। ओ क्रूअल nymph, a living death I bear, cried Dipavitz and the sunk beside his chair। अब वही बात अगेन कह रहा है कि जो ये डजेंट मीन कि इट डजेंट मीन कि उसकी आंखों से डायरेक्ट फायर नहीं कर रही है, वो उसकी जिस पीटी को बयान कर रहा है। और उनमें से एक तो इसको ये कह देता है कि क्राइड डिपरविच, उनमें से एक कहता है कि एक जालिम लड़की, मैं एक ऐसी मौत का शिकार हूँ, मतलब कि लिविंग डेथ आई बियर। क्राइड डेपरविट मतलब कि ये बात उस डेपरविट ने कही थी जो कि मेटाफर के अंदर डाइड हुआ था, और कि इसके अल्फाज थे कि मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मैं मरे हुओं के अंदर शुमार हो रहा हूँ। और वो ये इन्हीं बातों के साथ बेहोश होकर अपनी चेयर के साथ टेक लगाकर खुद को मरा हुआ साबित कर रहा है। A mournful glass are propping upward cast, those eyes are made so killing, was his last। और ये तो हमने पहले शख्स की बात कर ली कि मैं मरा हुआ नहीं था, लेकिन मेरी ऐसी हालत हो गई थी तुम्हारी आइज को देखने के लिए कि मेरी काउंटिंग भी जो थी वो मरे हुए लोगों के अंदर होना शुरू हो गई थी। अब दूसरा बंदा क्या कह रहा है, दूसरे बंदे के अल्फाज को हम देखते हैं। और उसने बड़े दुख भरे अंदाज से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, और इसने कहा, आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि मॉर्नफुल ग्लास, मतलब दुख बड़े अंदाज से आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि ये जो आईज हैं आर मेड्स ऑफ किलिंग, ये तो मुझे मार रही है, इतनी जालिम आंखें हैं, ठीक है, जो मेरी जान ले रही हैं। ऑन द Maiden's flowery margins lies and expiring the swans and he has since he died। अब यहाँ पे मियांडर का वर्ड यूज हुआ है, तो याद रखिएगा मियांडर एक वाइनिंग रिवर है एशिया माइनर के अंदर। और कहते हैं कि अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे कहते हैं कि मियांडर के अंदर एक ऐसा फ्लावरी सामान है जो मर रहा है, मतलब कि पौधा है जो मर्ज हो रहा है। और उसी अंदाज के अंदर, मतलब वो जो अल्फाज कहते हुए मर रहा है, उसी अंदाज में सर पॉपलिंग भी ये अल्फाज कहते हुए मर रहा है, मतलब कि दोज आईज आर मेड सो किलिंग, कि उसकी आंखें बड़ी जालिम है जो मेरी जान ले रही हैं। और जैसे ही जनाब अली सर पॉपलिंग ने ये सेंटेंस कहा, ये वर्ड कहा, वैसे ही जैसे जैसे एक्सपायरिंग अवाम एंड सो ही साइंस ही डाइज, तो ये अल्फाज कहने के बाद उसकी फौरन डेथ हो गई। So when bold Sir Bloom and the drowned Clarissa Dawn close stepped and they killed him with a frown, and she smiled to see the doughty hero slain, but at her smile the view revived again। अब अगर हम सर प्लूम की बात कर लेते हैं जो कि पहला बंदा था, तो वो एक बहादुर इंसान था जो कि ब्लिंडा की तरह, ये एक्चुअली ब्लिंडा की तरफ से लड़ रहा होता है, और ये क्या करता है, ये क्लैरिसा को डिफीट कर देता है, इसको हरा देता है। और यहाँ पे जो क्लॉय है वो क्या करती है, वो अपनी एक आंख के साथ ही जो है सर प्लूम को जो है वो कत्ल कर देती है। और अब एक्चुअली यहाँ पे सर प्लूम जो है वो क्या कर रहे हैं कि क्लोई की आंखों को देखकर उनकी डेथ हो जाती है, इतनी खूबसूरत आंखें होती हैं इनकी। और अब ये बहुत ज्यादा हंसती है, इसका रीजन ये है कि ये इसलिए हंस रही थी कि इतना बोल्ड पर्सन जो इतनी मतलब करिश के साथ लड़ रहा था, जिसने क्लैरिसा जैसी लड़की को हरा दिया, तो उसने सिर्फ मेरी एक आंख का नजारा देखा और मर गया। वाह। अब रीजन इसमें ये होती है कि बट एट हर स्माइल, लेकिन इसकी स्माइल को देखते हुए द व्यू रिवाइव्ड अगेन, जो सर ब्लूम है वो अगेन जिंदा हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। Though the Jewess spins her golden scales in air, weighs the man's feet against the lady's hair, the doubtful beams the long nerves from the side to side, at the length the beats mount up hairs, the hair subside। हम जॉब की बात करते हैं तो ये अपनी गोल्डन हेयर्स को जो है गोल्डन एयर जो इसके मतलब विंग्स हैं, जो गोल्डन विंग्स हैं, उसको हवा के अंदर लहराते हैं। किसी चीज को हैंग करने को बोलते हैं और किसी चीज के उतरने को बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं कि जब अपनी गोल्डन विंग्स को हवा के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तब मैन की विड्स को जो है वो किसके साथ कंपेयर करता है, लेडीज के हेयर्स के साथ कंपेयर करता है, और ये देखता है कि लेडीज के हेयर जो हैं वो इससे ज्यादा वजनी है मेंस की विड के साथ। उसकी अक्लमंदी कुछ भी नहीं है, अगर लेडीज के हेयर सामने आ जाए वो उसके ऊपर मर मिटते हैं। एक्चुअल में वो कंपैरिजन करवा रहे होते हैं कि किसकी विड का जो है वो वजन ज्यादा है, मेंस की विड का वजन ज्यादा है या लेडीज के हेयर का वजन ज्यादा है। और अब ये जो डाउटफुल बीम है वो क्या करती हैं, उसके नोड क्या कर रहे होते हैं, कभी एक साइड पे हो रहे होते हैं, कभी मतलब मेंस की विड की तरफ हो रहे होते हैं, और कभी लेडीज के हेयर की तरफ हो रहे होते हैं। जैसे आपने पुराने जमाने में वो तकड़ी वटा देखा होगा, तो उसकी दोनों तरफ कुछ चीजें रखी जाती है, तो वो कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे, और जो चीज जो पलड़ा बारा होता है ना, बारी होता है, वो झुक जाता है। और काफी वक्त तक एट द लेंथ द बीट्स अमाउंट अप, और काफी ऐसा वक्त काफी देर गुजर जाती है कि जो मैन की बीट्स है वो ऊपर ही रहती है, ऊपर ही उठी रहती है। जो हेयर सब साइड है और वो नीचे की तरफ होती है क्योंकि वो वजनी होती है।
सी फेरियस बेलिंडा ऑन द बैरन फ्लाइज विद द मोर देन द यूजुअल लाइटिंग इन हर आईज। बेलिंडा इसके रिजल्ट को देखे बगैर क्या करती है, और वो पूरे गुस्से की हालत में जाती है और बैरन को अप्रोच करती है, मतलब बैरन की तरफ जाती है, और उनकी आंखों में इतनी लाइटनिंग होती है, मतलब एक बिजली की तरह जो है, जैसे गर्ज आसमान से गिरती है उसको लाइटनिंग कहते हैं। उसकी आंखों में भी बिल्कुल लाइटनिंग दिखाई दे रही थी और बहुत ज्यादा लाइटनिंग थी। नो फियर द चीफ द अनइक्वल फाइट टू ट्राई एंड हु सर्च नो मोर देन ऑन हिज फुट टू डाई। और अभी उसको इतने मतलब गुस्से के अंदर होती है कि उसको इस चीज़ का नहीं पता कि अब इसके अंदर जो है वो जीत किसकी होगी। मतलब कि उसको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि जो मैन की फिट होती है वो गर्ल्स के हेयर से ज़्यादा कीमती होती है। अब उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, उसको सिर्फ यही है कि मैंने अपनी एनिमी को मारना है। मतलब कि बट दिस बोल्ड डॉट with the manly strength and youth and she with one finger and a thumb subdued. Subdued mean कि to provide the something या to provide someone the quality, कि किसी शख्स को उसकी क्वालिटी के साथ जो है वो प्रोवाइड करना कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। अब यहाँ पे जो बैरन जो जिनको मैन पावर दी गई है, जो कि यहाँ पे बहादुर जो है वो प्रेजेंट किया गया है, उसको बेलिंडा कहती है कि मैं तुझे एक फिंगर एक थंब के साथ कंकर कर सकती हूँ। Just where the breath of the life his nostrils drew and the charge of the snubs, the wily verges through the gnomes direct to the enemy, atoms just and the pungent grins of the telling dust used सॉरी डस्ट। अब ये जो विली वर्जन है इसको ब्लिंडा प्रेजेंट कर रही है, मतलब ब्लिंडा का करेक्टर है, और इसने अपने एक थंब और फिंगर के साथ जो है वो इसके नाक के अंदर, बैरन के नेस्टल्स के अंदर जो है वो निस्वार डाल दी। और यहाँ पे नॉर्म्स इसकी हेल्प करते हैं स्नो पाउडर को राइट जगह के अंदर, राइट पोजीशन के अंदर रखने की। नॉर्म्स भी तो इसके साथ ही होती है ना ब्लिंडा के साथ। ये स्टिमुलेटिंग डस्ट को मतलब सही पोजीशन के अंदर जो है बैरन के नाक के अंदर घुसाना। और फिर क्या हुआ, सडन विद द स्टार्टिंग द टीयर्स ईच आईज ओवरफ्लो, और बैरन की आंखों के अंदर जो है ना वो आंसू बहना शुरू हो गए। एंड द हाई डोम रीअर्स टू हिज नोज और टू हिज नोज, और उसकी नाक के जरिए मतलब उसको छींके आना शुरू हो गए जोर जोर के साथ। अब रीजन ये है कि आपको पता है इसने नाक के अंदर ही क्यों घुसाई है। उसकी रीजन ये थी कि बैरन ने कहा था कि मैं ब्लिंडा की लट को तब तक वापस नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये थी कि उसने कहा था कि मैं तब तक तुम्हारी लॉक वापस नहीं करूंगा जब तक मैं इस नाक से सांस ले रहा हूँ ना, मैं तब तक तुझे जो है ना तेरी लॉक वापस नहीं कर सकता। मतलब जब तक मेरी जिंदगी है तू मेरी लॉक को हासिल नहीं कर सकती। तो इसलिए उसने नाक का नाम लिया था कि जब तक नाक से मैं सांस ले रहा हूँ तब तक तेरी लॉक वापस नहीं करी, इसलिए इसने नाक को ही बंद कर दिया। अब इसने कहा कि नो मीट द फेट, अब देख अपनी किस्मत को। इंसेंस द ब्लिंडा क्राइड, ठीक है, खुशी के साथ चला के ब्लिंडा ने कहा कि अब देख अपनी किस्मत। और ये कहते हुए इसने क्या किया कि ड्रू द डेडलाइन बेडकिन फ्रॉम हर साइड, और उसने अपने सर के एक तरफ से एक बोटकिन पिन उतारी। एंड जी फिर कहता है कि द सेम इज एंशियंट पर्सोनेज टू द डेक हर ग्रेट द ग्रैंड सायर वोर अबाउट हिज नेक। अब ये कोई नॉर्मल पिन नहीं थी जो सिर्फ अपने बालों से उतारी, बल्कि जो इनके इसके एंशियंट पर्सोनेज थे वो इसको यूज करते थे। ग्रैंड फादर्स या मदर्स इसको यूज करती थी। अब वो क्या करते थे कि उसके जो बड़े मतलब के ग्रेट जो ग्रैंड सायर्स थे वो इसको पहनते थे अपनी निक के अंदर, किस तरह के अंदर थ्री सील्स रिंग की तरह पहनते थे, और विच आफ्टर द मेल्टेड डाउन, और उनके मरने के बाद ये चीज इसके पास आ गई थी। और इस थ्री व्हील्स विंग को असल में जो है वो मेल्ट किया गया था इनके जो एंसेस्टर्स थे जो गॉन टाइप पहनते थे वहां लगाने के लिए। हर इन्फेंट द ग्रैंड नोम्स, फिर उसके बाद कहते हैं कि ग्रैंड नोम्स विसल्स नेक्स्ट इट्स यू द बेल्स शी जिंगलैंड एंड द रेस्टल्स बिलो। मतलब ये इसकी असल में जो ग्रैंड मदर थी ना ब्लिंडा की, एक उसके लिए एक विसल की शक्ल में इसको बनाया गया था, जिसको अपने गले के अंदर पहनकर वो जो है ना वो जिंकल करती थी और विसल्स वगैरह करती थी। देन इन बर्ड्स कैन ग्रेस्ड हर मदर्स हेयर्स लॉन्ग शी वोर एंड नो ब्लिंडास फेयर्स। और उसके बाद जो उसकी ग्रैंड माँ के बाद इसकी माँ के पास आया, किस शक्ल के अंदर आया, एक बॉडगेन की शक्ल के अंदर आया। तो पहले ये नेक के अंदर पहनी जाती थी, और उसके बाद जो है जब इसकी माँ के पास आई है तो इसको बॉडगेन की शक्ल दे दी गई, जो कि बालों के अंदर लगाने वाली हेयर्स होती हैं, उसकी शक्ल इसको दे दी। अब ये लिंडा पहनती है। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉप ने इसकी जो पिन है कोई ऐसी आम पिन नहीं बताया, कोई ऑर्डिनरी टाइप की पिन नहीं, बल्कि बड़े इंसेस्टर्स की पुरानी निशानियों की बड़ी इंपॉर्टेंस वाली जो है वो पिन के साथ इसको प्रेजेंट किया। एक एपिक ट्रेडिशन, एक पुराना ट्रेडिशन जो है इसकी पिन के साथ उसको आइडेंटिफाई किया है।
यहाँ पे देखा ही होगा कि कैसे अलेक्जेंडर पोप ने एपिक को मॉक किया, एपिक मॉक को कैसे उसने एक उस तरह की बताई, मतलब एक छोटी सी पिन को कैसे इंसेस्टर से कहाँ लेके आ रही है, इतनी छोटी सी पिन से कितनी लंबी बात बता रही है। तो ये सिर्फ उसी चीज़ को लिंक कर रहा है कि ये एक एपिक पॉम बना रहा है, इसको एपिक लिंक कर रहा है इसके साथ। यहाँ पे हेयर पिन की एक्चुअली 3-4-5 कैटेगरीज बताई हुई है कि पहले ब्लिंडा के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के पास हुआ करती थी, और किस फॉर्म के अंदर हुआ करती थी, 3 सील्स रिंग के पास, 3 सील्स रिंग की फॉर्म के अंदर हुआ करती थी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के पास। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो ये था कि इसके ब्लिंडास के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के पास हुआ करती थी, ठीक है। और किस शक्ल में हुआ करती थी, एक विडो की शक्ल में हुआ करती थी, और किस फॉर्म के अंदर पाई जाती थी, ये बेल्ट बकल की फॉर्म के अंदर पाई जाती थी, जो वो अपनी गोन के अंदर यूज करती थी। फिर उसके बाद जो है वो ब्लिंडास के ग्रैंड मदर के पास आई है, और ये किस फॉर्म में आई थी, बेबी विसल के फॉर्म के अंदर आई थी। और उसके बाद जो है किस फॉर्म के अंदर आ गई है दोबारा, अगर ब्लिंडा की माँ के पास आई है, फिर उसके बाद ये हेयर पिन के तौर पर आ गई है, और आप ब्लिंडा भी इसको हेयर पिन के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो इस चीज़ को लिंक करना है, याद रखना, ये 3-4 है, पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ब्लिंडास की ग्रैंडफादर के पास आई है, ग्रैंड मदर के पास आई है, फिर उसके बाद मदर के पास आई, और अब ये इसके पास है खुद। लॉस्ट कहते कि बोस्ट नॉट मे फॉल, ही क्राइड इंसल्टिंग द फो, दो बाय सम अदर शैल्ट बी लेड एज लो। और जब ये ब्लिंडा अपने ये बोटकिन पिन अपने बालों से निकालती है तो बैरन उसको क्या कहता है, और कहता है कि ब्लिंडा मैं तुमसे आज डिफीट हो गया हूँ, चिल्ला के कह रहा है, ही क्राइड इंसल्टिंग फॉर, महसूस करते हुए कह रहा है कि मैं तुमसे आज हार गया हूँ। मेरी इस डिफीट के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा प्राउड फील मत करो, क्योंकि ऐसा इतना फख्र महसूस ना करो, क्योंकि दो बाय सम अदर शेल्टर बी लेट एज लो, और तुम्हारे पास चले मैं तो नहीं तुम्हें हिरा सका, लेकिन कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें डिफीट करेगा। और इस चीज़ को मत सोचना नॉट थिंक, और इस चीज़ को मत सोचना टू डाई द डिजेक्ट माई लॉफ्टी माइंड, कि अब तुमने मुझे डिफीट कर दिया और ये जो मेरा लॉफ्टी माइंड है वो बिल्कुल तौर पर डिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। सबसे बड़ा मैं अफसोस भी महसूस नहीं करूंगा, और सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का है कि ऑल डेट आई ड्रेड इज लिविंग यू, कि मैं तुम्हें छोड़कर पीछे छोड़कर निकल रहा हूँ, मतलब मैंने तेरा पीछे छोड़ दिया है। तो पीछे छोड़ने से ये डजंट मीन के वो जो है आगे चल रहा है और ब्लिंडा पीछे चल रही हो, नहीं, वो एक्चुअली ये कर रहा है कि ब्लिंडा को एक्चुअली वो खो चुका है, ठीक है ना। और इससे बेहतर तो ये है कि रादर देन सो, इससे बेहतर तो ये है कि ही लेट मी स्टिल सर्वाइव, तो कि तुम मुझे सर्वाइव रहने दो, तुम मुझे जिंदा रहने दो, एंड बर्न इन द कॉपिड्स फ्लेम्स बट बर्न अलाइव, और मुझे गॉड ऑफ लव के फ्लेम के अंदर जलने दो, क्योंकि इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं तुम्हारे प्यार के इस फ्लेम के अंदर, शोलों के अंदर ऐसे ही जीता रहूंगा, और ऐसे ही मुझे रहने दो प्लीज। Restore the logs, she cries, and all around the restore the log, and walls its roofs rebound. और ये अब चिल्ला रही है खुद के रिस्टोर मीन मुझे वापस दे दो, द लॉक मुझे मेरी लॉक वापस दो, शी क्राइस इसने अच्छी आवाज़ में चिल्लाया, एंड ऑल अराउंड और हर तरफ इसकी आवाज़ तो है, और रिस्टोर द लॉक क्या आवाज़ गूंज रही थी कि रिस्टोर द लॉक, रिस्टोर द लॉक, रिस्टोर द लॉक, एंड वाल्टेड रूफ्स रीबाउंड। और हैम्पटन कोन की जो ऊंची ऊंची इमारतें थी, जो ऊंची ऊंची इमारतें थी, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी, उन सब में इसकी आवाज़ इको कर रही थी कि रिस्टोर माई लॉक। नॉट द फियर्स ओथेलो इज सो लाउड स्ट्रेन, और इतनी आवाज़ में तो, इतनी भयानक आवाज़ में, इतनी दर्द भरी आवाज़ में तो ओथेलो भी नहीं चलाया था इतने गुस्से में जैसे कि तुम चला रहे हो। यहाँ पे ओथेलो शेक्सपियर का एक प्ले है, ठीक है, एक वर्क है जहाँ पे उसकी वाइफ जो है वो ये समझता है कि वो डिसलॉयल है उसके साथ, लेकिन ये गलत होता है, वो ऐसा नहीं था, वो एक्चुअली एक यहाँ विलन था। उसकी ये जो सारी की सारी चालाकी थी, वो एक रुमाल को उसके कमरे से चुरा लेता है, ओथेलो की वाइफ के कमरे से। ये ओथेलो ने उसको अपने एंसेस्टर से लिया होता है, वो उसकी निशानी होती है, वो अपने लव के तौर पर उसको देता है, और वो यागो उसको चुरा लेता है अपनी बीवी की मदद से, ठीक है। और फिर ऐसे होता है कि यागो फिर इसके पास आता है और ओथेलो को बोलता है कि तुम्हारी बीवी का उसके साथ फलां के साथ तुम्हारे जो है वो जो तुम्हारा जहाज़ को डील करता है, ठीक है, उसके साथ जो है तुम्हारी बीवी का चक्कर है। तो इसी चक्कर में अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो जाके अपना रुमाल उसके पास देख लो। तो वो देखता है तो रुमाल उसी के पास होता है। यहाँ पे एक्चुअली यागो ही चुराता है उसका रुमाल और उसके कमरे में जाके रख लेता है, लेकिन ओथेलो इसी गलतफहमी के अंदर आके अपनी बीवी को मार देता है। और जब उसको पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग यागो की ही थी तो वो इतनी ज़ोर से चलाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली उसको प्रेजेंट कर रहा है कि इतनी तेज़, इतनी ज़ोर के साथ तो ओथेलो भी नहीं चलाया था। किस चीज़ के लिए ओथेलो भी नहीं चलाया था? रोड फॉर द हैंकर चीफ डेट कास्ट हिज पेन, के उस हैंकर चीफ के लिए उतनी जोर में तो ओथेलो भी नहीं चलाया था जिसने उसको पेन दिया था।
बट सी लेकिन देखो तो सही कि हाउ आउटपुट एम्बिशियस एम, ये जो एम्बिशियस एम्स हैं आर क्रॉस अपनी लिमिट क्रॉस कर गए हैं। द चीफ्स कंटेंट टिल ऑल द प्राइस इज लॉस्ट, और जिसके लिए इतने बड़े बड़े चीफ्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और जब तक वो प्राइस जो है वो खो नहीं जाता या लॉस्ट नहीं हो जाता। द लॉग ऑब्टेन विद द गिल्ट एंड केप्ट विद द पेन इन with such a with such a price no mortal must be blessed। इसकी प्राइस है जो कि ये जो इसकी लॉक्स है, इसकी कीमत के साथ किसी को भी नवाजा नहीं जाएगा, मतलब ये सबसे कीमती हैं। एंड सो हेवन डिक्रीज विद द हेवन हु कैन कॉन्टेस्ट, और जिसका फैसला तो खुद हेवन ने कर दिया है, अब उसकी बात पे कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है? ठीक है, कोई है जो कर सकता है? कोई भी नहीं है, क्योंकि हेवन ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो लॉक इसके पास है, इस जैसा प्राइस किसी ह्यूमन बीइंग के पास हो ही नहीं सकता। एंड सम पीपल थॉट और कुछ लोगों ने तो ये सोचा कि इट्स माउंटेन टू बी द लूनर स्फीयर, के जो ब्लिंडा की लॉक है जब वो कटी थी तो ऊपर की तरफ लूनर स्फीयर की तरफ जा रही थी। जमीन के अंदर सिंस ऑल द थिंग्स लॉस्ट ऑन द अर्थ आर द एंड द ट्रूजर्स देयर, और जमीन क्योंकि तो जो भी जमीन के अंदर जो चीजें गुम जाती हैं, ठीक है, वो जो है वो सारी की सारी जो है वो लूनर स्फीयर के अंदर पाई जाती है। देयर हीरोज विट्स आर केप्ट इन द बाउंड्रीज स्पेसिस एंड द ब्यूक्सिस स्नफ बॉक्सेस आर द ट्वीजर केसेस, और जो ग्रेट वेसिस वाले पॉन्डीज होते हैं, मतलब जो हीरो की विट्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो हीरोज की विट्स रखी होती हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस जो होते हैं, और जो बुक्सिस होते हैं वो स्नफ बॉक्सेस के अंदर, और मतलब ट्रीजर केसेस के अंदर वो पाए जाते हैं। द ब्रोकन व्यूज एंड द डेथ बेड्स आर्म्स आर फाउंड and the lovers hurts with the ends of the ribbons bones and the courtiers promise and the six men's prayers the smiles of the harlots। और वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे और वहाँ पे क्या क्या होता है वहाँ पे एक्चुअली जो है वो रिबन बॉन्ड्स भी होते हैं, वहाँ पे टूटे हुए लवर्स के जो वादे होते हैं वो भी वहाँ पाए जाते हैं, और जो अमीर आदमी होते हैं वो भी उसी बेड के ऊपर मतलब उधर ही बेड के अंदर लेटे होते हैं, और वहाँ पे जो कॉर्टियर प्रोमिसेस होते हैं वो भी उधर ही होते हैं, और जो बीमार लोगों की दुआएं होती हैं वो भी वहाँ ही होती हैं। ये सारी चीज़ें उस लूनर स्फीयर के साथ एक रिबन के साथ बांधी होती हैं। इसके बाद कहता है कि स्माइल्स ऑफ द हार्लोट्स एंड द टीयर्स ऑफ द हेयर्स gates of the nets and the chains of the yoke of flay। यहाँ पे जो नेट्स होता है GNETS नेट्स, वो एक स्मॉल फ्लाई को कहते हैं, और योग कहते हैं वुडन कलर फॉर द एनिमल्स को, ठीक है, और टॉम्स कहते हैं लार्ज हैवी बुक्स को, उसको कहते हैं कि एक आदमी के मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी की वेल्थ होती है वो जिस आदमी के पास जाती हैं उसको एयर्स कहते हैं, मतलब यानी कि वारिस कहते हैं। और एक स्मार्ट फ्लायर, एक जो छोटी मक्खी होती है जो एक गाड़ी के अंदर जानवरों को बांधने के लिए वुडन फ्रेम्स यूज किया जाता है, उसको एक्चुअली योग कहा जाता है। और यहाँ पे मतलब कि इस लोनर हेयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, फ्ली को पकड़ने के लिए यूजिस भी पाए जाते हैं, ठीक है, अरिस्टोक्रेट्स की जो स्माइल्स भी वहाँ पे होती है, इवन कि उनके टेयर्स भी, उनकी हेयर्स भी, सारा कुछ इसी लूनर स्फीयर के अंदर पाया जाता है। और ड्राइड बटरफ्लाई एंड द टूम्स ऑफ द कैसियोस्ट्री, और जो कैसियोट्रीज की टर्म्स कहते हैं हैवी लार्ज नंबर ऑफ द बुक्स को, जो बेकार किस्म की बुक्स होती हैं, मीनिंगलेस होती हैं, और जो डाइड बटरफ्लाइज होती हैं वो भी इसी जो है वो लूनर स्फीयर के अंदर पाई जाती हैं। बट द ट्रस्ट एंड द म्यूज कहता है कि म्यूज की बात का यकीन करो, एंड शी सा इट अपर राइट, उसने उसको लॉक को आसमान की ऊपर तरफ उड़ता हुआ देखा है, ठीक है, द्रो मार्क बाय द नन, ठीक है, अगरचा इसको किसी और ने नहीं देखा, बट क्विक पोएटिक आइज, लेकिन सिर्फ इसको म्यूज की पोएटिक आइज ने देखा है, ठीक है। सो द रूम्स ग्रेट फाउंडर टू बी द हेवंस विद ट्रियोम्फ टू प्रोक्लस अलोन कन्फेस्ड इन व्यू, जैसे कि रोमन्स के ग्रेट फाउंडर्स को हेवन ने आसमानों की तरफ बुला लिया था, और इसका दावा अकेला प्रोक्लस ने किया था कि उसने ग्रेट फाउंडर को आसमानों की तरफ जाते हुए देखा है। प्रोक्लस एक्चुअली जो रोमर के जो थे, रोम के थे, वो फर्स्ट राउंडर थे, ये फर्स्ट फाउंडर थे उसके। और ये प्रोक्लस ने कहा था कि जो किंग हैं, जो फर्स्ट किंग थे रोम के, वो मेरी ख्वाब के अंदर आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आसमानों की तरफ उठा लिया गया है। A sudden star issued through the Liker's air and the drew behind the radiant trail of hair। और म्यूज ने कहा कि जो ब्लिंडा की हेयर्स हैं वो सडन स्टार्स के अंदर सीड्यूस हो गई हैं, और स्टार के अंदर चेंज होकर ये एक लिक्विड एयर मतलब साफ हवा के अंदर चली गई हैं, एंड ड्रू बिहाइंड द रेडियंट ट्रेल हेयर्स। और ब्लिंडा की लॉक के पीछे एक रेडियंट ट्रेल है, इसके पीछे एक ग्लिटरिंग लाइन है जो इसने अपने पीछे छोड़ी हुई है। तब इन शॉर्ट ये कि ये जो लॉक है ये जो है इन कंस्टलेशंस के अंदर चेंज हो गई।
और इसने इतनी मतलब कि प्रेज कर दी है ब्लिंडा की, उसने कहा कि नॉट ब्रेनिसास लॉक फर्स्ट रोज सो ब्राइट। इतनी ब्रेनिसा की लॉक भी इतनी ब्राइट नहीं थी जितनी के जो है वो ब्राइट लॉक ब्लिंडा की आसमानों के ऊपर दिखाई दे रही है। अब ये ब्रेनिसा की लॉ के बारे में बता रहा है कि जिसको हेवंस ने बिस्पेंगलिंग्स विद द डिसहेवल्स लाइट कि उसको कि मतलब जब उसको हेवंस ने डिसएकोरेट किया था इसकी ब्रेनिसा की लॉक्स को, एक एंशिएंट लिंक लिया है ये ब्रेनिसा की लॉक को कि मतलब वो भी इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी खूबसूरत जो है वो ब्लिंडा की लॉक लग रही थी। एंड द सेल्स behold its kindling at its flies and the pleased pursued its progress through the skies। और म्यूज का कहना है कि जो सेल्स हैं इन्होंने ब्लिंडा की लॉक्स की शाइनिंग, जो कि ब्लिंडा की लॉक अभी आसमानों के ऊपर घूम रही है, सेल्फ्स ने जो कॉन्सिलेशन के अंदर चेंज हो गई है, सेल्फ्स ने उनकी लट को पकड़ा हुआ और वो बहुत ज्यादा खुश हैं इसको परस्यू करके, मतलब इसकी लॉक को अपने हाथ में थाम कर वो बहुत ज्यादा खुश हैं। This is the view Monty shall from the miles away and hail with the music its propitious ray। एक्चुअली हाई सोसाइटी को कहते हैं यहाँ पे। म्यूज का कहना है कि जो ब्लिंडा की लॉक इस वक्त आसमानों के ऊपर एक हाई सोसाइटी सितारे की तरह रोशनी दे रही होगी और म्यूजिक के साथ इसकी प्रीपिचियस रेस को देखेंगे हम। This the bleached lovers shall for the venues take and send up the views for the Rosamunda's lake। और इसका कहना है कि ये जो वेनिस जो मतलब कि इसकी लॉक है जिसको जो है कि गॉड ऑफ लव ने ले लिया है, इसको लवर हमेशा के लिए जो है एडमायर करेंगे, ठीक है। एंड सेट अप व्यूज ऑफ द रोजामेंडास लॉक, और इसको रोजामेंडास लेक एक्चुअली यहाँ पे एक आर्टिफिशियल नेम लिया गया है, वहां पे उसको इसके लवर्स के साथ जो है अपने लवर्स को इस लॉक की तरफ भेजेंगे। ये रोजामेंडास की जो लेक है, this party range soon shall view in the cloudless skies when the next looks through the Clelios eye। एंड फिर कहता है कि एंड हेंस द एग्रीसियस विजर्ड्स शैल फ्री टोम एंड द फेट ऑफ द लॉइस एंड द फॉल ऑफ द रोम। पैट्रिज भी इस लॉक को जो है आसमानों के अंदर देखेंगे जब वो ग्लेलियोस की आइस टेलीस्कोप के जरिए, जिसको ग्लेलियोस्कोप ने 1613 के अंदर परफेक्ट किया था, मतलब बनाया था टेलीस्कोप को, उस टेलीस्कोप के जरिए आसमानों के अंदर जो है वो देखेंगे जो किंग ऑफ लॉइस की फेट के बारे में और किंगडम रोम की फेट के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे और उसके बारे में वो जो है वो फोरडोम करेंगे, मतलब बताएंगे उसके बारे में। फिर कहते हैं देन सीज ब्राइट नेम्स, और अब तुम इसके बारे में मतलब बस कर दो, ठीक है। एंड द माउंटेन दे द रेविश्ड हेयर, यहाँ पे ब्लिंडा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ब्लिंडा ये जो रेविश्ड हेयर है जिसको चुरा लिया गया है, विच एड्स न्यू द ग्लोरी इन द शाइनिंग स्फीयर, अब इसको तुम मौन करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारी लॉक्स के जरिए जो चमकता हुआ आसमान है उसको इसने रोशनी दी है। ये आसमान चमक रहा है सिर्फ तुम्हारी लॉक की वजह से। तुम्हारे लॉक्स ने एक नई किस्म की ब्यूटी दे दी है। नॉट ऑल द ट्रेसेस द फेयर्स हैंड can be both shall draw the such envy and the locks you lost। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप जो है इस लाइंस के अंदर कह रहा है कि जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो अपनी बालों के अंदर इतनी बोस्टिंग नहीं कर सकती, मतलब इतनी ज्यादा प्राइड नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी लॉक जो है वो अब आसमानों के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो गई हैं। नो डाउट कि तुम्हारा फख्र करना बनता था, लेकिन आजकल लड़कियां नहीं करेंगी क्योंकि सबसे ज्यादा शोहरत जो है वो तुम्हारी हेयर्स को हो चुकी है ऑलरेडी। एंड शेल ट्राई सच एनिमी, और वो इससे हसद भी नहीं करेंगे एज लॉक यू लॉस की, जिस तरह तुमने अपनी लॉक को जो है वो खो लिया कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत लॉक खो गई है। तो आम लड़कियों की तो लॉक्स की तो कोई बात ही नहीं है, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी लॉक्स इतनी कीमती थी, तुम्हारी लॉक नहीं रही तो उनकी लॉक की क्या कदर है, ठीक है। फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर आईज, कि तुम्हारी आंखों की ब्यूटी को देख के जितने लोग घायल हुए हैं, मर्डर हुआ है उनका, व्हेन आफ्टर द मिलियंस लेन योरसेल्फ शैल डाई, और जब ऐसा होगा कि तुम मर जाओगी, इसके साथ साथ व्हेन आफ्टर द मिलियन स्लेन, और मिलियन लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं तुम्हारी आंखों को देखकर, व्हेन दोज फेयर द सन शैल सेट एज सेट दे मस्ट, यहाँ पे आंखों को उसको मतलब कि तशबीह दे रहा है सूरज के साथ, और अब ये चमकते हुए सूरज गरूब हो जाएंगे और एज सेट्स दे मस्ट, और इनको एक दिन गरूब होना ही, क्योंकि जब तुम मर जाओगी तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी तो इसका मतलब सूरज भी खत्म हो जाएंगे, वो भी रोशनी देना छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो मेटाफर का यूज किया है क्योंकि इसने इसकी आंखों को फेयर सन्स कहा है। एंड ऑल दोज द ट्रेसेस शैल बी लेड इन द डस्ट, और जब तुम मर जाओगी और तुम्हारी जितने भी खूबसूरत बालों की लटें हैं वो डस्ट में मिल जाएंगी, मतलब मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी। दिस
log the muse shall consecrate the to fame and फिर and the midst the stars incredible Belinda's name। ठीक है, और इस लॉक के बारे में म्यूज ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है कि इसको फेम मिलेगी, इसको शोहरत मिलेगी स्टारों के दरमियान में, इवन के इंस्क्राइब लिखा हुआ है, ब्लिंडा का नाम लिखा हुआ है स्टार्स के अंदर, लॉक के अंदर। और अब हम देख सकते हैं कि एक ट्रिवियल सी इसकी जो है वो लॉक्स थी जिसको अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोइट्री के जरिए इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है कि अपनी पोइट्री की इतनी ज़्यादा ब्यूटी को डिफाइन कर दिया है, और इसकी प्रेस के अंदर ऐसी ऐसी लाइंस बोल दी हैं कि जिसमें लव ऑफ द गॉड के पास तुम्हारी चली गई है, और इसके बाद म्यूजिस जो कभी झूठ नहीं बोलते, फिर उसके बाद जो है वो पता नहीं कौन कौन से वो जो जर्मनी के पहले फाउंडर्स थे, इंग्लैंड के पहले, लंदन के पहले फाउंडर्स थे, वो सभी चीज़ तुम्हारी चीज़ों को देखने, और तुम्हारी लॉक जो है वो आसमान की तरफ चली गई है और वहाँ स्टार्स के अंदर तुम्हारा नाम लिखा गया है। सो आई होप सो कैन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू अंडरस्टैंड देन डोंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल।